तो स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र से प्रश्न। देखिए, हम इसको इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो हम अपनी कोशिश करेंगे हमारी जो भाषा हो वो भी हिंदी में ही हो, जिससे जब हम प्रश्न लिखने चलें या हमारी जब आदत पड़े वो हिंदी में ही पढ़े। क्योंकि हिंदी के उत्तरों में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, करते भी हैं तो कोशिश करते हैं उनका उच्चारण स्वरूप ही लिखें। मेंस आंसर सीरीज जो है ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, यानी जो भी मेंस आपके रहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर, सबके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम टॉपिक लेते हैं, उससे 3-4 प्रश्न लेते हैं, फिर उनको विधिवत समझाते हैं कि उनको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। मेरा प्रयास ये रहता है कि उन 3-4 प्रश्नों में आपका पूरा टॉपिक हम ले लें, जिससे प्री वालों को भी थोड़ी मदद मिले, क्योंकि प्री के प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते हैं, उसी टॉपिक से ही तो आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनको भी साथ में लेके चलें। 1-2 हम करंट अफेयर से जुड़े मुद्दों के प्रश्न भी लेते हैं, जिससे जब आप इंटरव्यू में जाएं तो वहाँ तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है ना कि आजकल जो घटनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित। इससे पहले हमने हड़प्पा के प्रश्न किए, वैदिक के प्रश्न किए, महाजनपद काल के प्रश्न किए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। जो हमारा निबंध सीरीज चल रहा है वह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें हम प्रतिदिन निबंध पढ़ाते हैं, 2 या 3 निबंध हम एक दिन में पढ़ाते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से हैं उनसे ही हम निबंध उठाते हैं। तो चैनल को कुल मिला के सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार देख रहे हैं, जिससे आपको पूरा लाभ मिले। एक आपके साथ यहाँ पर चैलेंज और रहता है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। मान लेते हैं वीडियो हमारा 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास चल रही है, तो आपको पूरी देखनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी 20-25 मिनट बैठने की आदत पड़ेगी। दूसरी फ़ायदा हमारा ये होगा, जब हम लेक्चर को यहीं पर सुन लेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। कई बार क्या होता है, सुनी हुई चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठ जाती हैं। पीडीएफ है या नोट्स है, ये सब बहुत हैं आपके पास, ऑलरेडी बहुत रखे बैठे हो, तो पीडीएफ और नोट्स से तो पढ़ाई नहीं उतनी होती, आप भी जानते हो। रिवीजन चलो हो जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। क्लास जब हम लेते हैं तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें उदाहरण के माध्यम से भी समझाते हैं, वो तो पीडीएफ में नहीं मिलती हैं ना। दूसरी चीज़ है, बाहर आप इन मेंस के लिए या फिर निबंध के लिए अच्छी फीस खर्च करते हैं, यहाँ सब फ्री है, बस आपको सब्सक्राइब करना रहेगा, जिससे कि आपका ही लाभ होने वाला है। अगली चीज़ क्या है, यदि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, वो हम पूरा टॉपिक आपको समझाते हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं। जितने लोग भी अब तक जुड़े हैं उनमें से बहुत लोग करते हैं, तो उनके जो निबंध नहीं समझ में आता है तो हम निबंध समझाते हैं, या अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो समझाते हैं। कुल मिला के मेंस की बेहतर तैयारी हो, मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य है, आप लोगों के अच्छे नंबर आएँ, मेरा ये उद्देश्य है, और आप लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएं और हम भी मजबूत होते जाएं। आज हम क्या प्रश्न पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम प्रश्न समझाएंगे। पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता के बढ़ते स्वरूप के क्या कारण हैं, इसके सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर चर्चा कीजिए, साथ ही असमानता को कम करने हेतु नीतिगत उपाय सुझाइए। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, भारत में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या को समझाइए, दोनों के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए तथा हाल के सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना भारत की बड़ी चुनौती है, इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए और संतुलन हेतु ठोस उपाय बताइए। ये 3 प्रश्न हम पढ़ेंगे। तीनों प्रश्नों में देखते हैं क्या क्या पढ़ लेंगे हम। पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि जो असमानता है अर्थव्यवस्था में, इस असमानता के क्या कारण हैं और उनको कैसे हल करना है। दूसरा पढ़ेंगे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित। तीसरा जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन पर हमने ऐसे भी लिखाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास पर भी ऐसे लिखाया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसलिए मेंस की सीरीज पूरी आपको पढ़नी है, पूरा क्लास देखना है, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होती रहे। और के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको समय समय पर सब उत्तर मिलते भी रहें। पहले करते हैं पहला प्रश्न हल।
प्रश्न हल करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, हम उत्तर पढ़ेंगे, आपको समझाते रहेंगे, आपको समझते चलना है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता के बढ़ते स्वरूप के क्या कारण हैं? इसके सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर चर्चा कीजिए। साथ ही असमानता को कम करने हेतु नीतिगत उपाय सुझाइए। क्या क्या पूछ रहा है? अर्थव्यवस्था की बात है, असमानता की बात है, सामाजिक आर्थिक परिणाम जानने हैं, कम करने के उपाय जानने हैं। इतनी चीज़ें हमें इसमें जाननी है। उत्तर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि यहीं से एक हेडिंग डाल देंगे और लिखना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम प्रश्न की कुछ भूमिका लिखेंगे, प्रश्न की भूमिका लिखने के बाद हम हेडिंग वाल लिखना शुरू करेंगे। निबंध में हेडिंग नहीं डालते हैं, सीधे लिखते हैं। इसमें हम थोड़ी भूमिका लिखेंगे, कह सकते हैं कि ये प्रस्तावना है, लेकिन ये प्रस्तावना भी नहीं है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहां तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। आर्थिक असमानता का तात्पर्य है कि समाज में आय, संपत्ति और अवसरों का वितरण समान नहीं है। अमीर वर्ग लगातार समृद्ध हो रहा है और गरीब और वंचित वर्ग पिछड़ते जा रहे हैं। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। अब हमने बता दिया असमानता है क्या। अब असमानता के कारण देखते हैं क्या हैं। शिक्षा और कौशल में असमानता, मतलब उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा शहरी और संपन्न वर्ग तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता कम होने से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। मतलब एक असमानता तो हमारी इसी कारण बन रही है कि भाई लोग शिक्षित नहीं हैं। लोगों में शिक्षा होगी तो अपने हक के लिए भी लड़ेंगे और अपने लिए रोजगार भी सोचेंगे। फिर रोजगार की प्रकृति कैसी है? भारत में संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र अधिक है। यहाँ काम करने वाले लोगों को कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय संतुलन, मतलब क्षेत्र के हिसाब से क्या विविधताएं हैं। महानगर और विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में अधिक निवेश होता है और पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य पिछड़े रह जाते हैं। इससे क्षेत्रीय असमानता जो है ये भी फैलती है। फिर भूमि के बारे में देखते हैं। भूमि और संपत्ति का असमान वितरण, मतलब ग्रामीण भारत में भूमिहीनता एक बड़ी समस्या है। कुछ वर्गों के पास विशाल भूमि और संपत्ति है, जबकि बड़ी आबादी के पास न्यूनतम संसाधन भी नहीं है। वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव क्या होगा? 1991 के बाद आर्थिक सुधारों से नए अवसर पैदा हुए, परंतु लाभ ज़्यादातर शिक्षित और पूंजी संपन्न वर्ग को मिला। गरीब वर्ग पीछे रह जाता है। लैंगिक असमानता किस प्रकार से होती है? महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर समान रूप से नहीं मिलते। इससे आर्थिक भागीदारी में असमानता आती है। नीतिगत क्रियान्वयन की कमजोरी कैसी है? सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, रिसाव और कमजोर क्रियान्वयन के कारण वास्तविक लाभ गरीब तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है। सामाजिक परिणाम क्या होंगे? सामाजिक तनाव और असंतोष बढ़ेगा। गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ने से समाज में असंतोष और विरोध बढ़ता है। अपराध और हिंसा में वृद्धि होगी। असमानता के कारण बेरोजगारी और हाशिए पर पड़े लोग अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। सामाजिक एकता पर खतरा रहेगा। गरीबी का चक्र, यानी असमानता के कारण गरीबों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित रहते हैं, जिससे अगली पीढ़ी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाती है। आर्थिक परिणाम इसके क्या होंगे? मांग में कमी, जब संपत्ति कुछ लोगों तक सीमित रहती है तो गरीब वर्ग की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इससे घरेलू बाजार में मांग घटती है। संतुलित विकास में बाधा, मतलब असमानता के कारण कुछ क्षेत्र और वर्ग तो तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन देश का समग्र विकास धीमा होता जाता है। मानव संसाधन का अपव्यय, बड़ी संख्या में लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। निवेश और उत्पादन पर क्या असर होगा? असमानता से उत्पन्न असंतोष, सामाजिक असुरक्षा निवेशकों का विश्वास घटाती है। फिर असमानता कम करने के नीतिगत उपाय क्या हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, यानी सरकारी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधारनी होगी। व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल कौशल पर ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य सेवाओं की समान उपलब्धता,
ग्रामीण और गरीब वर्ग को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जरूरी है। इससे स्वास्थ्य असमानता कम होगी। रोजगार सृजन पर जोर, मतलब श्रम प्रधान उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। क्षेत्रीय संतुलन के लिए विशेष पैकेज, मतलब पिछड़े राज्यों में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना होगा ताकि विकास का लाभ समान रूप से फैले। कर प्रणाली में सुधार, मतलब यदि कर को हम सही कर दें तो भी हमें कई लाभ इसमें मिलने वाले हैं। प्रत्यक्ष कराधान को मजबूत करना और अमीर वर्ग पर उचित कर लगाना चाहिए ताकि राजस्व से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें। देखिए, कर दे कौन पाएगा भाई? जो समृद्ध होगा उसी से तो आप कर ज्यादा ले सकते हो, तो उनसे लेके आप योजनाएं चला सकते हो। महिला सशक्तिकरण करके महिलाओं की शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार के अवसर बढ़ाने से लैंगिक असमानता कम की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी जैसे मनरेगा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आयुष्मान भारत योजनाओं को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना जरूरी है। तकनीकी का न्यायपूर्ण उपयोग, यानी डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकों का लाभ समाज के हर वर्ग को पहुंचाना चाहिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक असमानता जो है वो हम शिक्षा को, महिला सशक्त करके और इन तरीकों से सही कर सकते हैं। इसमें हमने आपको ज़्यादा पॉइंट लिखा है, मान लो 8 पॉइंट किसी चीज़ में लिखा है तो ज़रूरी नहीं वहाँ आप 8 लिखो, आप भले 5 लिखना, मतलब जैसा आपको आवश्यकता लगे वैसे लिखना। बस सटीक डाटा देना, डाटा गलत मत देना, भाषा शैली अच्छी रखना। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है दूसरा? भारत में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या को समझाइए, दोनों के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए तथा हाल के सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए। इसमें हमें मुद्रास्फीति के बारे में लिखना है, बेरोजगारी के बारे में लिखना है, इनका क्या संबंध है आपस में वो लिखना है, और सरकार की उन नीतियों का वर्णन करना है जो इससे संबंधित चलाई जा रही हैं या बनाई गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों का लगातार बढ़ना जिससे क्रय शक्ति घटती है, वहीं बेरोजगारी का अर्थ है श्रम शक्ति का एक हिस्सा काम पाने में असफल रहता है। भारत जैसे विकासशील देश में ये दोनों समस्याएं न केवल आर्थिक अस्थिरता पैदा करती हैं बल्कि सामाजिक न्याय और विकास की राह में बाधा भी बनती हैं। तो हमने क्या किया, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की परिभाषा लिख दी। अब समस्या पर ध्यान देते हैं। मुद्रास्फीति की समस्या क्या है? मतलब आयात आधारित महंगाई। भारत कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा स्रोतों का बड़ा आयातक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने पर भारत में महंगाई बढ़ जाती है। आपूर्ति पक्ष समस्याएं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन असमान और मौसम पर निर्भर करता है। थोड़ी सी कमी भी खाद्यान्न की कीमतें बढ़ा देती है। जब आपूर्ति नहीं हो पाती है तो भाई कीमत तो बढ़ेगी ही। मांग में वृद्धि किस प्रकार होगी? जब उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ती है और वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है तब मुद्रास्फीति पैदा होती है। वित्तीय घाटा। सरकार के अधिक खर्च और घाटा वित्त पोषण से भी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है और महंगाई पर दबाव आता है। संरचनात्मक कारण क्या है? वितरण प्रणाली का कमजोर या बिचौलियों का प्रभाव, भंडारण की कमाई भी महंगाई को बढ़ाती है। कई बार क्या होता है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि कितने कितने कुंटल गेहूं है, चावल है, आलू है, स्टोर में खराब जाता है, यानी हमारे पास भंडारण की कमी है। यदि भंडारण व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो जो खराब हुआ अनाज है, गेहूं है, जो भी चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं से उपभोग में आएंगी और उससे थोड़ा बहुत हम आपूर्ति कर सकेंगे। अब हम देखते हैं बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या का दबाव, मतलब भारत की विशाल जनसंख्या के अनुरूप पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं बन पाते। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि में अधिक श्रम शक्ति लगी है जबकि आय कम है, यह छिपी हुई बेरोजगारी का रूप है। कौशल और शिक्षा में कमी, युवाओं की शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकताओं में सामंजस्य नहीं है, इससे रोजगार योग्यता की समस्या पैदा होती है। तकनीकी प्रगति, यानी आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन से श्रम की मांग कम हो जाती है। क्षेत्रीय असंतुलन,
कुछ राज्यों और शहरी क्षेत्रों में उद्योग अधिक हैं, जबकि ग्रामीण जो हैं वहाँ पर उद्योग के अवसर कम हैं। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध। अर्थशास्त्र में इस संबंध को फिलिप्स वक्र द्वारा समझाया जाता है। इसके अनुसार जब बेरोजगारी कम होती है तो मजदूरी और मांग बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। जब बेरोजगारी अधिक होती है तो मांग घटती है और मुद्रास्फीति कम हो जाती है। ये दोनों लाइन आपको ऐसी ही लिखनी रहेंगी, ये सीधा संबंध है इसका। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में अक्सर स्टैगफ्लेशन देखने को मिलता है, जहां बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ मौजूद रहती हैं। आजकल भी तो चल रहा है ना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो क्या सस्ती चीज़ें थोड़े हो गई हैं। आप एक चीज़ समझिए, आप मान लो अभी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो भाई, रोटी तो खाओगे ना, दैनिक आवश्यकता चीज़ें तो इस्तेमाल करोगे ना। आप कहीं से भी उनको इंतजाम करो, कहीं से भी आप इकट्ठा करो, आपकी तनख्वाह नहीं है लेकिन फिर भी दैनिक उपभोग की तो चीज़ें लोगे, सस्ती तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि भैया ये स्टूडेंट है तो इसको कम पैसे में दो, ये सेठ जी हैं इनको ज़्यादा में दो। सेठ जी भी उतने में पा रहे हैं, स्टूडेंट भी उतने में पा रहा है, तो गरीब गरीब हो रहा है और सेठ जी मौज ले रहे हैं। हो रहा है ना यही। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, यानी गरीबी और असमानता। बेरोजगारी और महंगाई मिलकर गरीब वर्ग को कमजोर बनाते हैं। सामाजिक असंतोष, युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ता है, जिससे अपराध और अस्थिरता बढ़ सकती है। निवेश पर असर, अस्थिर कीमतें और कमजोर मांग निवेशकों का विश्वास घटाती हैं। मानव संसाधन का नुकसान, मतलब जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो उनकी ऊर्जा और क्षमता व्यर्थ चली जाती है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 2024 में ग्रेजुएशन किया था और 2025 में उसको कोई ना कोई नौकरी या काम चाहिए था, इसको काम नहीं मिला। अभी जितने महीने इस साल के कट गए, 8-9 महीने जितने भी कट गए, तो ये 9 महीने तो बेरोजगार रहा ना। अब 9 महीने ऐसा तो है नहीं अपने उपभोग की चीज़ें इसने नहीं प्रयोग किया। अब इसकी जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे जा रही है, इसमें जो एक जोश था, जो तेज था, वो खत्म होता जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है। हाल के सरकारी प्रयास, मतलब मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु क्या किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीतियों के माध्यम से रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन करता है। आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक सीमा और निर्यात नियंत्रण लगाया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति का बोझ कम हो रहा है। देखो, जो अनाज दिया जाता है ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसका हमें न बहुत ज़्यादा बुराई करनी है, न बहुत ज़्यादा तारीफ करनी। हकीकत आपको भी पता है, किसी भी उत्तर में हमें बहुत बुराई नहीं करनी है। बेरोजगारी कम करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए नए उद्यमों और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। एमएसएमई सेक्टर को सस्ती ऋण सुविधा और उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं दी गई। अब हम आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे, मतलब हम इसमें भड़ास नहीं निकालेंगे, ये समीक्षा होगी जो आलोचना के तरफ से होगी और ये सकारात्मक होगी। सरकारी योजनाएं अच्छी हैं लेकिन क्रियान्वयन में कमजोरियां हैं। मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं होता है और शहरी बेरोजगारी पर इसका असर नहीं है। भाई, मनरेगा वाला व्यक्ति जो है गांव में रोजगार पा जाएगा, शहर वाला कहाँ जाएगा। बेरोजगार तो बेरोजगार होता है, चाहे वो गांव में बैठे चाहे शहर में बैठे। भाई, रोटी तो दोनों को चाहिए, नौकरी दोनों को चाहिए, खाना दोनों को चाहिए, तो वो शहर वाला कहाँ जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों से प्रशिक्षित युवाओं को उचित रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। यह भी एक सरकारी चीज है, नीति ही है कौशल विकास। तो उसमें सिखाते हैं कि तुम ये सब कर सकते हो, पता नहीं कितने लोग कर रहे नहीं कर रहे हैं, मतलब वो भी बहुत क्वालिटी वाली नहीं हो रही है। आरबीआई की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति पर आंशिक नियंत्रण कर पाती है, लेकिन आपूर्ति पक्ष की समस्याओं पर इसका असर सीमित है। सब्सिडी और मुफ्त योजनाएं अल्पकालिक राहत देती हैं, लेकिन दीर्घकाल में संरचनात्मक सुधार अधिक जरूरी है। तो इस प्रकार हमने देखा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी वाला प्रश्न हमने हल किया। अब आता है जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना भारत की बड़ी चुनौती है। इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए और संतुलन हेतु ठोस उपाय बताइए। मतलब यहाँ पर आपसे उपाय भी पूछे हैं। ये जो आप उपाय बताओगे या जो निर्देश दोगे या जो भी आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए उस समय, तो ये सोच कर देना कि आप एक आईएएस हो,
आप एक पीसीएस अधिकारी हो, ये सोच के आपके उपाय होने चाहिए। आपके उपाय गली मोहल्लों वाले नहीं होने चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा जो आपसे पूछा जाता है वो आपकी परीक्षा के स्तर से उसका उत्तर उसे चाहिए होता है। हम ऐसा कोई उपाय नहीं बताएंगे जो सड़क छाप आदमी आपस में बात करता है, नहीं हो तो प्रधानमंत्री मुझे बना दो मैं कर दूंगा, कोई कहता है हमको ये कर दो। ऐसे उपाय नहीं होने चाहिए, सारे तर्क संगत होने चाहिए, व्यवस्थित भाषा शैली में होने चाहिए। भारत 21वीं सदी की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन आर्थिक विकास की यह गति जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के साथ आती है। तेज औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, ऊर्जा की मांग और संसाधनों के दोहन ने पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और तापमान वृद्धि जैसे प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए अनिवार्य चुनौती हो गया है। इस पर हमने पूरा एक निबंध, 2 निबंध इस पर लिखाए हैं जलवायु से संबंधित। अभी 3 या 4 निबंध हम और इस पर लिखाएंगे, जिससे यदि प्रश्न आपके निबंध में आए तो भी आप आसानी से लिख पाएं। भारत में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखते हैं क्या है। तापमान वृद्धि। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार पिछले 100 वर्षों में भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। अनियमित मानसून। मानसून का असंतुलन कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। 2023-24 में कई राज्यों को बाढ़, सूखे दोनों का सामना करना पड़ा। अभी देखो पंजाब में बाढ़ आई है, बहुत सारी दिल्ली में बाढ़ आई है, ये आसमान इसके कारण ही है। समुद्र स्तर में वृद्धि। तटीय राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात में समुद्री स्तर बढ़ने से लाखों लोगों की आजीविका खतरे में आ जाती है। स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। गर्मी की लहर और वायु प्रदूषण से मृत्यु दर बढ़ी है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लाखों लोगों की समय से पूर्व मृत्यु होती है। ऊर्जा पर निर्भरता देखते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतें मुख्यतः कोयले पर आधारित हैं। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाता है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, यानी तेज औद्योगिकीकरण और शहरी फैलाव प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं। कृषि संकट क्या है। कृषि अभी भी 40% से अधिक श्रम शक्ति को रोजगार देती है। जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन अस्थिर हो रहा है। गरीबी और विकास का द्वंद्व, ये द्वंद्व लिखा है। भारत जैसे देश में आर्थिक विकास को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन विकास के वर्तमान मॉडल से पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है। अब हम आलोचनात्मक टिप्पणी करेंगे, वही सकारात्मक टिप्पणी। नीतिगत विरोधाभास। भारत एक और पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन घटाने की प्रतिबद्धता जताता है, वहीं दूसरी ओर कोयला उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर देता है। विकास बनाम पर्यावरण दृष्टिकोण। नीतियों में अक्सर विकास और पर्यावरण को परस्पर विरोधी मान लिया जाता है, इससे संतुलन के बजाय टकराव की स्थिति बनती है। क्रियान्वयन की कमजोरी, यानी जलवायु से जुड़ी नीतियों जैसे राष्ट्रीय कार्य योजना और राज्य कार्य योजनाएं कागज पर तो प्रभावी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन कमजोर है। सामाजिक आर्थिक असमानता। पर्यावरणीय संकट का सबसे अधिक बोझ गरीब और मजदूर कमजोर वर्ग उठाते हैं, जबकि लाभ अमीर वर्ग को मिलता है। तकनीकी पर निर्भरता। भारत नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में प्रगति कर रहा है, लेकिन निवेश और शोध अभी पर्याप्त नहीं है। अब संतुलन हेतु ठोस उपाय क्या होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना, यानी विस्तार। सौर, पवन और जल ऊर्जा में निवेश बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। हरित उद्योग और प्रौद्योगिकी प्रदूषणकारी उद्योगों पर सख्त नियम लागू किए जाएं। स्वच्छ तकनीक अपनाने वाले उद्योगों को कर छूट और प्रोत्साहन दिया जाए। सतत कृषि, यानी जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए। किसानों और जलवायु प्रयुक्त बीजों और बीमा योजनाएं उपलब्ध कराई जाएं। शहरी नियोजन और परिवहन सुधार। स्मार्ट सिटी मिशन में पर्यावरणीय पहलू को प्राथमिकता दी जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। वन और जैव विविधता संरक्षण, यानी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को मजबूत किया जाए।
स्थानीय समुदायों को वनों के संरक्षण में भागीदार बनाया जाए। यहाँ पर आप चाहिए करके भी प्रयोग कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर दिया जाना चाहिए, ये शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। नीतिगत सुधार क्या होंगे? ग्रीन टैक्स और कार्बन क्रेडिट प्रणाली को प्रभावी बनाना चाहिए। सभी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जन जागरूकता और शिक्षा, स्कूल और कॉलेज स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। लोगों को ऊर्जा बचत सतत उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो भारत के सामने दोहरी चुनौती है, एक ओर गरीबी और विकास का दबाव, दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का संकट। यदि केवल आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया तो पर्यावरणीय संकट और गहरा होगा, वहीं यदि केवल पर्यावरण पर ध्यान दिया गया तो विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि भारत सतत विकास मॉडल अपनाए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, सतत कृषि और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता मिले। यही संतुलन भारत को भविष्य में सुनिश्चित और सुरक्षित, समृद्ध, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ राष्ट्र बनाएगा। तो यह आपके 3 प्रश्न पूरे हुए लगभग 26 मिनट में। यदि आप 26 मिनट तक पूरा बैठ के ये वीडियो देखे हैं, ये क्लास देखे हैं, तो आप मेंस के लिए सही में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आप कमेंट भी करिएगा कि आप पूरा बैठे हैं। ये अर्थशास्त्र संबंधी आपको हमने आज प्रश्न कराए हैं। अभी आपका काम ये रहेगा, इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। हम अगले लेक्चर में और प्रश्न लेके आएंगे। इससे पहले जो हमने हड़प्पा या और प्रश्न कराए हैं उनका भी आपको अभ्यास करते रहना है। निबंध जो है उनका अभ्यास करना है। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे और लोगों को लाभ मिले। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। देखिए, हम पूरे प्रयास में हैं कि आपका मेंस अच्छा जाए, इसीलिए आपके लिए बेहतर चीज़ें हमेशा लाते रहते हैं। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर लो और पसंद आए लाइक कर दो। अब ये सब ना करो तो प्रैक्टिस तो 2-3 बार कर ही लो, जिससे अधिकारी बन जाओ। मेरे लाइक कमेंट शेयर से कुछ नहीं होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा और मेरी पूरी प्रयास है, मेरा मतलब मैं पूरी दम लगा दूंगा कि आपका मेंस बहुत अच्छा जाए, चाहे जिस चीज़ का मेंस आप लिख रहे हो। बस आप साथ न छोड़ना, मैं ऐसे पढ़ाता रहूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।